नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं, पांचों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे उनके जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और अब वक्त है एग्जिट पोल का। मैं आज पांचों राज्यों की बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन राज्यों में कौन जीत रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो पश्चिम बंगाल में लगी है, क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता का चौका मारने के लिए मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार डटी हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 93% के आसपास पहले फेज में हुआ है और 93% के आसपास ही दूसरे फेज के अंदर। तो ऐसे में क्या परिवर्तन की आहट और परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और तृणमूल कांग्रेस हारती है तो दोनों के बीच वोट परसेंटेज क्या होगा। इसके अलावा हम बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की बात करेंगे, क्या एम के स्टालिन सत्ता में आ रहे हैं। असम में हेमंत बिश्व शर्मा की बात करेंगे। केरल में हम एलडीएफ और यूडीएफ की बात करेंगे। और पुडुचेरी तो आपको पता है, एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हम मोटे तौर पर इन चार राज्यों के एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आपको पता है एक बेहद हाई पिच कैंपेन हुआ। एसआईआर हुआ जिसमें 91 लोग हटाए गए, 91 लाख मतदाता हटाए गए। इसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले 27 लाख मतदाता भी थे जिनके वोट फिलहाल पेंडिंग है, जिन्हें जुडिशियल रिव्यू कमीशन के सामने जाना है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी बेहद आक्रामक थी। संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को आर्ग्यू किया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का रोल, साथ ही साथ कानून और व्यवस्था का प्रश्न, और इसके अलावा सीआरपीएफ के 2.5 लाख सीएपीएफ के 2.5 लाख लोगों की तैनाती, ये भी पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और भवानीपुर में एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को जो है वो काटा गया है एसआईआर के चलते, लगभग 51,000। तो भवानीपुर में भी हमको शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच एक हाई पिच्ड कैंपेन देखने को मिल रही है। तो अब मैं आपके सामने डाटा खोलने वाला हूं। अब मैं आपके सामने ये बताने वाला हूं कि किसको कितने जो है सीटें मिल सकती हैं और किसको कितने वोट प्रतिशत मिल सकता है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कुल सीटें 294 है। तो यहां पर जो है तृणमूल कांग्रेस का अलायंस चुनाव लड़ रहा है। उसने एक पार्टी के साथ अलायंस किया है, बीजेपी एक तरफ है, और तीसरी तरफ अदर्स है जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट और कांग्रेस, जो वहां पर काफी खत्म हालत में है, या कहें कि बहुत डिफिकल्ट हालत में है। पिछली बार चुनाव में उनका खाता भी नहीं खोला था। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट भी चुनाव मैदान में है। इस बार उनका क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जिस पोल की बात कर रहे हैं और सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे वो है मेट्राइस का एग्जिट पोल। तो मेट्राइस का एग्जिट पोल क्या कहता है? मेट्राइस का एग्जिट पोल अपने एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बहुमत दे रहा है, यानी दीदी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो उन राज्यों तक पहुंचेगी जिसके बारे में कहा जाता है वहां तक बीजेपी की पहुंच बहुत कमजोर है, बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे चुनाव के रणनीतिकार सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता थे। और अमित शाह, जो कि बीजेपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे चुनाव को अपने बल पर थाम कर रखा हुआ था। वहीं टीएमसी की तरफ से बड़ा एग्रेसिव कैंपेन हुआ, चाहे एसआईआर को लेकर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को लेकर हो कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है, चाहे जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं उसको लेकर हो, चाहे कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर हो, चाहे करप्शन की स्थिति को लेकर हो, चाहे तोलाबाजी या सिंडिकेट राज को लेकर हो, चाहे साइंटिफिक इलेक्शन रिगिंग के बारे में हो। भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी ने हर तरह से
काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है टीएमसी सत्ता तक नहीं पहुंच रही है। हालांकि ये मुकाबला बड़ा तगड़ा है। मुकाबला बड़ा तगड़ा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के खाते में 148 का बहुमत है, 146 से 161 सीटें आ रहे हैं, 294 में से टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें आ रही हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहां से 8 या 9 सीट टीएमसी और निकाल लाती है तो बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन अभी जो स्पष्ट बहुमत है वो बीजेपी को दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 6 से 10 सीट है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, वोट की बात तो मैंने आपसे कर ली। अब वोट शेयर प्रोजेक्शन की बात कर लेता हूं। सीट्स की बात तो मैंने आपसे कर ली। तो वोट शेयर प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात कही जाए तो टीएमसी जो है वो 40.8 यानी लगभग 41% वोट पा रही है। पिछले चुनाव में उसको 48% मिले थे, यानी उसको लगभग 7% का यहां पर घाटा हो रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर 42.5% वोट पा रही है, और 42.5% वोट पाकर वो पिछली बार से 4.5% वोट ज्यादा पा रही है। वहीं अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें आ रही हैं और उन्हें 16.7% वोट मिल रहा है, जो एक बड़ा चंक है। हो सकता है यही ममता बनर्जी की हार का कारण बने। तो मैं आपको बाकी राज्यों के बारे में बताऊंगा। असम है हमारे पास, तमिलनाडु है हमारे पास, केरल है हमारे पास। इन राज्यों के बारे में बात होगी, लेकिन ओम प्रकाश मेरे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, कोई आश्चर्य मेट्राइस के इस एग्जिट पोल के बारे में? दीपक जी बिल्कुल नहीं। देखिए, 6 बजे पोलिंग खत्म हो गई है और 7 बजे से डाटा आना शुरू हो गया है। जब लोग, हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तब वो दूसरे सारे डाटाज भी सामने आ गए हैं। और कुछ एक डाटा को छोड़ दे दीपक जी, तो तकरीबन सभी बड़े एग्जिट पोल ममता बनर्जी को इस बार पीछे ढकेलते हुए दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है। और बंगाल में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी मार्जिनल वोटों से आगे आ सकती है और ममता पिछड़ सकती है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है दीपक जी। इसलिए चौंकाने वाला है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट था जिसमें बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके जितने रणनीतिकार थे, आप नाम बता रहे थे, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, जितने रणनीतिकार थे, इवन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद 15 से 20 दिन इन लास्ट एक महीने में वेस्ट बंगाल में देकर उन्होंने अपना समय दिया और हर स्ट्रेटजी को, जितनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लगाया। जिसको प्रियंका गांधी के शब्दों में चाणक्य बोले नए, प्रियंका गांधी के शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि बिल्कुल हम किनारे पे खड़े हैं और एक पुश से हम शायद निकल सकते हैं। और इसी पॉलिसी के तहत पूरी फोर्स लगाई गई है। दीपक जी, आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर इस बार वेस्ट बंगाल में भगवा आपको दिख गया तो। एग्जिट पोल में लेकिन तो निकल ही गई है, एग्जिट पोल में तो निकल ही लेकिन गई है। ले, एग्जिट पोल मैं में इसीलिए क्लियर मैं सरकार बनाते दिख रही है। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं यहां पर एक कहना चाहूंगा, ये एग्जिट पोल है। असली जो परिणाम है वो 4 तारीख को आएगा, लेकिन काफी हद तक एग्जैक्टली। जो इंडिकेशन है वो एग्जिट पोल दे देता है। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो बातें गई वो क्या था? एसआईआर मुझे लगता है ममता बनर्जी के खिलाफ गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हुए ममता बनर्जी के खिलाफ गए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होते, मैं ये बात मैं बीजेपी के नेताओं से कई बार सुनता आया हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पश्चिम बंगाल के अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति के अंदर वहां पर जीत जाएगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते रहे हैं। इसके अलावा करप्शन को लेकर बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया वो भी उसके काम आया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा बनाया वो भी उसके काम आया। केंद्रीय एजेंसियां जो है वो केंद्रीय योजनाएं जो हैं और केंद्रीय एजेंसियों को काम करने नहीं दिया जाता, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने नहीं दिया जाता, ये भी भारतीय जनता पार्टी के काम आया होगा। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में वोटर्स का मोबिलाइजेशन हुआ वो काम आया होगा। इसके अलावा जो बूथ जैमिंग है या छापा वोटिंग है या साइंटिफिक रिगिंग है वो नहीं हो पाई, ये टीएमसी के खिलाफ गया है, दीपक ऐसा जी, भारतीय एक जनता एग्जांपल पार्टी देता के हूं। नेता बता रहे हैं। ओम प्रकाश कुछ जोड़ना चाहते हैं, जोड़िए। एक एक एग्जांपल देता हूं आपको। 2005 का नवंबर का चुनाव, केजी राव होते थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिसर बिहार में। और मैंने वो चुनाव बहुत माइन्यूटली वॉच किया था। जैसे इस समय वेस्ट बंगाल को देख रहा हूं कि हर जगह वेस्ट और सैनिक बल तैनात हो गए थे। कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हो पाया था। पहला चुनाव था एक अरसे के बाद, 50 साल के बाद, जब बिहार में फेयर इलेक्शन हुए थे। वही कंडीशन मुझे इस बार वेस्ट बंगाल में दिख रही है।
जब लालू प्रसाद के पास वोटर होने के बावजूद लालू प्रसाद बहुत बुरी तरीके से हारे थे। वेस्ट बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सीटें कम होती हैं तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होगा। एसआईआर, फेयर इलेक्शंस और बीजेपी का जो एजेंडा है वो काम कर गया। आपको याद होगा, हमने आपने कई बार वीडियो बनाए हैं, आपका एक वीडियो पब्लिक ने बहुत पसंद भी किया है, जो आपने सट्टा बाजार में बनाया था कि कैसे सट्टा बाजार पिछले 45 दिन के अंदर ममता बनर्जी को लीड लेते हुए से लेकर टॉप फाइव पे लाके छोड़ दी। यानी अब पूरा बाजार देख रहा है कि साहब ममता बनर्जी तो फंस रही है। कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल की यही हालत है। अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें तो शायद अब हम आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वेस्ट बंगाल को छोड़कर दूसरे स्टेट पे बात करनी चाहिए। तो ठीक है, वेस्ट बंगाल को छोड़कर हम बाकी स्टेट की बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो माँ, माटी और मानुष का नारा देकर इस राजनीति के मैदान के अंदर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बार बार ये कहा कि माँ को जो है वो बुरे हाल पर छोड़ दिया, माटी को उन्होंने घुसपैठियों के हाल पर छोड़ दिया, और मानुष जो है वो बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाया पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में विकास, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन, पश्चिम बंगाल में उन्नयन, यानी विकास को और रफ्तार देना, इन तमाम चीजों को ये तमाम लोग बोलते हुए आज पोलिंग लाइंस के अंदर बकायदा सुनाई दिए हैं। मैं कल एक बड़ा वीडियो करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि ममता बनर्जी अगर चुनाव हार जाती हैं तो खाली तो बैठने वाली नहीं है। ऐसे में वो क्या करेंगी? वो दिल्ली में एक्टिविटी करेंगी, बीजेपी को सांसद में लाएंगी, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। ये तमाम काम तो ममता बनर्जी करने वाली हैं। तो वो क्या क्या करेंगी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा राज्य मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे अपने शो के लिए भी जाना है। दूसरा राज्य जो है वो है असम का। अब असम में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 126, और 126 में 64 जो है वो 64 जो है वो है नंबर बहुमत का। तो यहां पर बीजेपी 85 से 95 पाती दिख रही है, और इसके अलावा कांग्रेस जो है मात्र 25 से 32 सीटों पर आ रही है, और 6 से 12 सीटों पर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी क्लियरली जो है वो हैट्रिक मारने जा रही है। असम के अंदर जो वोट परसेंटेज है वो क्या है? वोट परसेंटेज बीजेपी को मिलने वाला है 45.5%, कांग्रेस प्लस को मिलने वाला है 39.8%, और 14.7% अन्य को मिलने वाला है। तो असम, हेमंत विश्व शर्मा इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगवाएंगे, दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हेमंत विश्व शर्मा के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस से आए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। न केवल मुख्यमंत्री बने बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिस्पेंसिबल भी हो गए। पूरा वेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पे एक एक जगह एनडीए की सरकार बनाने में हेमंत विश्व शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जितने पॉलिटिकल आर्थमेटिक असम के अंदर लगाए वो बिल्कुल सटीक साबित हुए। दूसरी बड़ी बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी असम में बहुत ठीक ठाक पोजीशन में मानी जाती थी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। दो दो बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वो कुछ खास नहीं कर पा रही है। ये बताता है कि उनका पोल मैनेजमेंट और गौरव गोगोई को नेता प्रोजेक्ट किया जाना उनके लिए ठीक से काम नहीं किया है। क्विकली ओम प्रकाश, हेमंत विश्व शर्मा पे, फिर मैं अन्य दो राज्यों की तरफ जाऊंगा। दीपक जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा का जो पूरा स्ट्रेटजी था, जो इलेक्शन इलेक्शन स्ट्रेटजी थी, वो बिल्कुल वेस्ट बंगाल से बिल्कुल उलट था। वेस्ट बंगाल जहां केंद्रीय लीडरशिप पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी, आसाम हेमंता विश्व शर्मा कंट्रोल कर रहे थे और केंद्रीय लीडरशिप उनको असिस्ट कर रही थी। बिल्कुल पूरा का पूरा चुनाव हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर लड़ा गया, के कंधों पर लड़ा गया। और हेमंत विश्व शर्मा को लेकर पहले से निश्चिंत है कि पुडुचेरी और असम दो ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी आ ही जाएगी। पुडुचेरी में जरूर उनको विजय की मदद लेनी पड़ सकती है, जो विजय ने नई पार्टी लॉन्च की है, नेता विजय ने। लेकिन आसाम ऐसा इलेक्शन है जिसमें बीजेपी अपनी हैट्रिक के लिए निश्चिंत है कि हमें 85 सीटें तो आ ही जाएंगी, और वही डाटा अल्टीमेटली ओपिनियन पोल में भी आ रहा है। दीपक जी आपको क्या लगता है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी नेताओं का मछली खाना फायदा केरल तमिलनाडु में भी होगा? क्योंकि बीच में बीजेपी के नेताओं देखिए ने खुल के मछली देखिए, दिखाया है खाते हुए। मेरे ख्याल से वो मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल तक था। वो इसलिए था क्योंकि टीएमसी एक विस्पर कैंपेन वहां पर चला रही थी। वो ये कह रहे थे कि अगर ये लोग सत्ता में आए, क्योंकि वहां कुछ ऐसे बयान दिए गए थे ना, गायों को काटना बंद कर देंगे,
जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उससे पहले से वो विस्पर कैंपेन ये चला रहे थे। और विस्पर कैंपेन ये थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मछली और अंडे पर रोक लगा देगी। यही कारण था प्रधानमंत्री ने खाने का काउंटर खाने से किया, वो तो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है, उन्होंने झालमुड़ी खाई। ये एक विशुद्ध वोटर कनेक्ट का मसला था कि आप वोटरों से कैसे कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अनुराग ठाकुर बड़े ट्रोल भी हुए सोशल मीडिया पर कि मंगलवार को ये मछली खा मंगलवार रहे को, हैं, लेकिन हिमाचल के मंगलवार लोग जो है मछली खाते हैं, अच्छी खासी खाते हैं। तो अनुराग ठाकुर भी खा रहे थे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। और पश्चिम बंगाल में मछली पूजा की वस्तु है। ठीक वैसे ही अजय आलोक की भी तस्वीर थी, और उसी के काउंटर में ममता बनर्जी वोटर कनेक्ट बढ़ाने के लिए भवानीपुर में सब्जी मंडी गई, सब्जी खरीदती हुई दिखाई दी। तो ये लोगों के वोटर कनेक्ट और विस्पर कैंपेन से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं फटाफट खत्म करूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है और मुझे अपने लाइव शो के लिए जाना है। तो 234 सीटें तमिलनाडु में है। यहां पर डीएमके अलायंस को क्लियर मेजोरिटी मिलती दिख रही है। 234 में जो फिगर होता है मेजोरिटी का, वो 117 होता है। डीएमके गठबंधन को 122 से 132 सीटें, एआईएडीएमके गठबंधन को 87 से 100 सीटें, टीवी के यानी विजय की पार्टी को 10 से 12 सीटें, और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। तो यहां पर भी जो है डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं केरल, जहां पर टोटल कॉन्स्टिट्युएंसी 140 है, वहां पर एलडीएफ यानी लेफ्ट का जो फ्रंट है वो 60 से 65 सीटें जीत रहा है। यूडीएफ यानी कांग्रेस का जो फ्रंट है वो 70 से 75 जीत रहा है, और 71 का बहुमत है। तो इसका मतलब है कांग्रेस का फ्रंट आसानी से सरकार बना रहा है। एनडीए 3 से 5 जीत रहा है, और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया मेट्राइस का पूरा एग्जिट पोल। लेकिन चलते चलते नजर डाल लीजिए जो तमाम टेलीविजन चैनल्स हैं और जो तमाम एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने क्या क्या आंकड़े दिए हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। मुझे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही।